संति इति तावत् ब्रूमः, पहले तो हम कह रहे हैं संति, तो इसका अभिप्राय है यद एतान शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते, कि इन शब्दों को शास्त्रविद लोग शास्त्र के द्वारा अनुविधान कर रहे हैं, माने वही कि लक्षण से इनको सिद्ध कर रहे हैं, इन शब्दों को बना रहे हैं। अप्रयुक्तः इति ब्रूमः, दूसरी बात है हम कह रहे हैं ये शब्द अप्रयुक्त है, उसका अभिप्राय है ये लोके अप्रयुक्तः इति, कि ये शब्द लोक में अप्रयुक्त है, माने शास्त्र तो बना रहा है, लोक में अप्रयुक्त है। वही जो उद्योतकार ने पीछे दिखा दिया था, कहा था ना उन्होंने, ननु लक्षण वशेन सत्यम केनापि अप्रयोगाच्च अप्रयुक्तत्वम, लगभग वही बात है, भाष्यकार वही कह रहे हैं। व्याख्याकार भाष्यकार को देख करके ही पहले से कुछ बातें कह देते, उन्होंने तो पूरे भाष्य को पहले देख रखा होता है ना। तो जिज्ञासु यही कह रहा है कि हमारी दोनों बातें संति और अप्रयुक्ताः ये आपस में विरुद्ध नहीं है। संति माने शास्त्र के द्वारा अनुविधान किए जा रहे हैं, शास्त्रविद पुरुषों के द्वारा ये शब्द इसलिए हैं, तो लेकिन अप्रयुक्ताः इसका मतलब लोक में अप्रयुक्त नहीं है। और जिज्ञासु उस बात का भी उत्तर दे रहा है जो उस पर आक्षेप किया गया था, यदप्युच्यते कश्चिदानीम अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् इति। जो आपने हमारे लिए ऐसा कहा था कि आप पीछे कहा था ना अंतिम पंक्ति में, ये बात नहीं कही थी क्या? कश्चिदानीम, पीछे देखिए, कश्चिदानीम अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः, अंतिम बात जो आक्षेप किया था जिज्ञासु पर, तो उसके लिए जिज्ञासु कह रहा है कि यदप्युच्यते, आपके द्वारा जो ये कहा गया कि आपके जैसा अन्य कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग में साधु होगा, तो न ब्रूमो अस्माभिरप्रयुक्तः इति, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त है ये शब्द, हम ये तो कह नहीं रहे कि हमारे द्वारा उष तेरा आदि अप्रयुक्त है, हमने तो प्रयोग कर ही दिए उष तेरा आदि, किंतर्हि समाधाता कहता है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? जिज्ञासु कहता है कि हम तो कह रहे हैं लोके अप्रयुक्ताः, लोक में ये शब्द अप्रयुक्त है ना। तो जिज्ञासु भी तगड़ा है। उत्तरम तो शास्त्र दृष्टिया, नहीं तो भाष्यकार उत्तर ही नहीं देंगे उसको अगर वो नहीं पूछेगा ज्यादा तो। उत्तरम तो शास्त्र दृष्टिया प्रकृति प्रत्यादि सद्भावाद अनुमित सत्वाः व्यवहारे तो न दृश्यन्ते इति उक्तम्। उत्तरम तो शास्त्र दृष्टिया प्रकृति प्रत्यादि सद्भावाद अनुमित सत्वाः, जिज्ञासु ने उत्तर क्या दिया है यहाँ पे समाधाता की बात का? समाधाता ने जो विप्रतिषिद्धता दिखाई थी उसका उत्तर ये दिया है कि शास्त्र दृष्टि से प्रकृति प्रत्यय आदि सब कुछ है इन शब्दों के, उष तेर चक्र आदि शब्दों के, तो इसलिए अनुमित सत्वाः, अनुमित अस्तित्व वाले शब्द है ये, इनका अस्तित्व तो अनुमित अनुमान प्रमाण से जाना जा रहा है कि ये शब्द होने चाहिए, लेकिन व्यवहारे तो न दृश्यन्ते, लेकिन व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते हैं, इति उक्तम, ये बात जिज्ञासु के द्वारा कही गई। अब समाधाता कहता है कि देखो आपने खुद ही मान लिया है कि अस्माभिस्तु प्रयुक्ताः, हमने तो प्रयोग कर दिए, हम मना नहीं कर रहे ना, न ब्रूमो अस्माभिर अप्रयुक्ताः, इसका मतलब हमने प्रयोग कर दिए, ये तो स्वीकार कर रहे हैं। तो समाधाता उन्हीं को कहता है ननु च भवानपि अभ्यंतरो लोके, आप कह रहे हो कि ये शब्द लोक में अप्रयुक्त है, हमने तो प्रयोग कर दिए लेकिन लोक में अप्रयुक्त है, ये बता दीजिए आपकी, आप लोग सारे संसार से बहिर्भूत हैं क्या? आप भी तो संसार के अंदर ही है ना। ननु च भवानपि अभ्यंतरो लोके, आप भी तो लोक के भीतर ही हैं, तो फिर लोके अप्रयुक्तः ये कहाँ से हो गई बात? आपने प्रयोग कर दिए तो लोक प्रयुक्त हो गए। भाई भाष्यकार के सामने बैठा है तो जिज्ञासु भी मतलब उसी स्तर पे बात करने वाला है ही ना, कोई सामान्य ऐसे ही नहीं है। तो अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोकः, ये जिज्ञासु ने कहा है कि ठीक है मैं लोक के भीतर हूं लेकिन मैं ही तो पूरा लोक नहीं हूं ना। अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोकः, मैं लोक के भीतर जरूर हूं लेकिन मैं लोक नहीं हूं। प्रदीपः न तो हम लोकः इति यथा लोको अर्थावगमाय शब्दान् प्रयुङ्क्ते नैवं मया एते अर्थे प्रयुक्तः अपि तु स्वरूप पदार्थका इत्यर्थः। प्रदीप अभिप्राय दिखा रहे हैं न तो हम लोकः का कि भले ही मैंने प्रयोग कर दिए फिर भी इनको लोक प्रयुक्त नहीं कहा जा सकेगा। क्यों? क्योंकि लोक में तो शब्दों का अर्थ का ज्ञान कराने के लिए प्रयोग होता है। लोक में किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग होता है प्रायशः 99.99% जहाँ केवल व्याकरण आदि को पढ़ाने की बात होती है या किसी शब्द स्वरूप को ध्यान दिलाने की बात होती है, उसको छोड़ करके भाषा में हमारा
तम प्रयोग शब्दों का किस लिए होता है? अर्थ ज्ञान कराने के लिए, स्वरूप ज्ञान कराने के लिए नहीं होता। प्रायशः बहुत कम होता है स्वरूप ज्ञान कराने के लिए, बहुत कम। ज्यादातर किसके लिए होता है? अर्थ ज्ञान कराने के लिए। तो वही बात प्रदीपकार कह रहे हैं कि जिज्ञासु कहता है भले ही मैंने प्रयोग कर दिया इन शब्दों का, फिर भी ये लोक प्रयुक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि मैं लोक नहीं हूँ। कैसे, क्या मतलब है इस बात का कि मैं लोक नहीं हूँ? कि यथा लोके अर्थावगमाय शब्दान प्रयुंक्ते, जैसे लोक तो अर्थात संसार तो शब्दों का प्रयोग अर्थ का ज्ञान कराने के लिए करता है। नैवं मये एते अर्था प्रयुक्ताः, नैवं मया एते अर्थे प्रयुक्ताः, ऐसे मैंने इन शब्दों का किसी अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग नहीं किया है, किसी अर्थ विशेष में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अभी तो स्वरूप पदार्थ का शब्दाः मया प्रयुक्ताः, मैंने तो स्वरूप पदार्थ वाले शब्द प्रयोग किए आपको बताने के लिए केवल। उद्योतः ननु, उद्योतः ननु लोकांतर्भूतस्य न त्वहं लोकः इति वचो विरुद्धं मताः। अब कोई कहे कि ये जो जिज्ञासु ने बोला है ना, अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोकः, ये वाणी आपस में विरुद्ध है, क्योंकि यदि आप लोकांतर्भूत हो तो मैं लोक नहीं हूं, ऐसा कैसे कह सकते हो? ठीक है, उसका अभिप्राय क्या रहेगा कि आप लोक के अंदर हो तो आपको भी तो लोक के रूप में ही गिना जाएगा। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि अभ्यंतरो हम लोकः, अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोकः, ये बात तो ठीक नहीं है। तो उद्योतकार इसी को दिखा रहे हैं कि कोई ऐसा कहे यदि ननु लोकांतर्भूतस्य न तो हम लोकः इति वचो विरुद्धम, लोकांतर्भूत व्यक्ति की ये जो वाणी है न तो हम लोकः, ये विरुद्ध बात है, ऐसा कोई कहे तो उसको प्रदीपकार ने उत्तर दे दिया है कि जिज्ञासु जब ऐसा कह रहा है न तो हम लोकः, तो उसका अभिप्राय क्या है। ठीक है, उसने दिखा दिया है ना कि लोक में अर्थ ज्ञान कराने के लिए शब्द प्रयोग होते हैं, यहाँ मैंने तो केवल स्वरूप जनाने के लिए शब्द प्रयोग किए हैं। अर्थबोधाय शब्दांतरेण जानो हि मम लोकत्वेन अभिमतः इत्यर्थः। मैं लोक किसको मानता हूँ, जिज्ञासु ये कह रहा है, जब वो कह रहा है ना न तो हम लोकः, तो वो एक तरह से लोक की परिभाषा दे रहा है अपने मत में कि लोक किसको कह रहा हूं मैं, कि अर्थबोधाय शब्दान प्रयुज्यमानो ही मम लोकत्वेन अभिमतः, अर्थबोध के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है वही मुझे लोक के रूप में अभिमत है। ठीक है, अर्थबोधाय शब्दान प्रयुज्यानो ही मम लोकत्वेन अभिमतः। चलिए आगे, स्पष्ट हो गई यहाँ तक बात। समाधाता कहता है अस्ति अप्रयुक्त इति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात्, अस्ति अप्रयुक्त इति चेत तन्न। आप जो कह रहे हैं, समाधाता जिज्ञासु को कहता है कि आप जो कह रहे हैं कि शब्द हैं भी और अप्रयुक्त हैं, अस्ति अप्रयुक्त इति चेत, ऐसी यदि आप बात कहते हैं तो तन्न, वह आपकी बात ठीक नहीं है। जिज्ञासु कहता है किम कारणम, क्यों ठीक नहीं है? समाधाता कहता है अर्थे शब्द प्रयोगात्। ठीक है, ये नियम है, अर्थे शब्द प्रयोगात्, अर्थे शब्दाः प्रयुज्यन्ते, अर्थ में ही शब्दों का प्रयोग होता है, माने अर्थ को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है। संति चैषाम शब्दानाम अर्था येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते, और इन शब्दों के, उष तेरा आदि शब्दों के भी अर्थ हैं जिन अर्थों में ये शब्द प्रयोग होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। प्रदीपः अर्थे शब्द प्रयोगादिति अर्थ सद्भावः शब्द सद्भावे लिंगम, अर्थ सद्भाव ही शब्द सद्भाव में लिंग है। ठीक है, अर्थ का होना, सद्भाव माने होना, अर्थ की विद्यमानता ही शब्द की विद्यमानता में लिंग है, कारण है, चिन्ह है, पहचान है। न ही विना शब्देन अर्थ प्रत्यायनम उपपद्यते, बिना शब्देन अर्थ प्रत्यायनम नहीं उपपद्यते, शब्द के बिना अर्थ की प्रतीति, अर्थ का ज्ञान उपपन्न नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। उद्योतः भाष्ये अर्थ शब्द प्रयोगादिति अर्थ विषयक ज्ञानाय शब्द प्रयोगादित्यर्थः, अर्थ विषयक ज्ञान के लिए ही शब्द प्रयोग किए जाने से ये ज्ञात होता है कि ये शब्द प्रयुक्त है, किसी ना किसी अर्थ में प्रयुक्त है, अप्रयुक्त नहीं है, क्योंकि अर्थ है तभी शब्द है। अर्थ, पहली पंक्ति ही प्रदीपकार ने कही है ना, तदाशयमाह अर्थ सद्भावः शब्द सद्भावे लिंगम, अर्थ का होना ही शब्द के होने में कारण है। तो शब्द है ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं,
और ये सिद्धांत है कि अर्थ का सद्भाव ही शब्द के सद्भाव में कारण है। तो जब आप शब्द का होना स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको अर्थ का होना भी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं अस्ति अप्रयुक्तः, ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब अर्थ है तो इसका मतलब अर्थ का होना शब्द के होने में निमित्त है, कारण है। और जब शब्द है ऐसा आप मान रहे हैं तो इसका मतलब वो किसी ना किसी अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, उनका अर्थ भी है। जिज्ञासु कहता है अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात् अप्रयोगः खल्वपि येषां शब्दानां न्याय्यः। जिज्ञासु कहता है कि इन शब्दों का जो है ना अप्रयोग ही न्याय्य है, न्याय युक्त है। ठीक है, समाधाता कहता है कुतः, कैसे? जिज्ञासु कहता है प्रयोगान्यत्वात्, क्योंकि इनके अर्थ में अन्य शब्द प्रयुक्त हो जाते। प्रयोगान्यत्वात् ऊष तेर चक्र पेच आदि शब्दों के अर्थ में ऊष तेरा आदि शब्द प्रयोग नहीं हो रहे। आप कह रहे हो ना अर्थ का सद्भाव, शब्द के सद्भाव में लिंग है, तो अर्थ तो है लेकिन उन अर्थों को कहने के लिए अन्य शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो ये जो ऊष तेरा आदि हमने गिनाए, इनका तो अप्रयुक्तत्व ही मानना चाहिए, इनका तो अप्रयुक्तत्व मानना ही न्याय्य है, ऐसा जिज्ञासु कह रहा है यहाँ पर। अप्रयोगः खल्वपि येषां शब्दानां न्याय्यः। समाधाता कुतः? जिज्ञासु प्रयोगान्यत्वात् यद एतेषां शब्दानां अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते। यद, क्योंकि, यद माने यस्मात्, क्योंकि एतेषां शब्दानां अर्थे, इन शब्दों के अर्थ में अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते। लोग जो है अन्य, लोक माने संसार, अन्य शब्दों का प्रयोग करता है। तद यथा ऊष इत्यस्य शब्दस्य अर्थे क्व यूयम उषिताः। ठीक है, ऊष इसके अर्थ में क्या प्रयोग करता है? उषित शब्द का प्रयोग करता है। क्व यूयम उषिताः, तुम कहाँ रहे थे, तुमने कहाँ प्रवास किया। वस धातु का प्रयोग है ना, कहाँ रहे थे तुम। मान लो रात्रि को कहीं कोई बाहर हो, घूमने गया हो और वो अगले दिन आया हो, तो उसको पूछ सकते हैं क्व यूयम उषिताः, तुम लोग कल कहाँ ठहरे थे, कल कहाँ रात्रिवास किया था। तेर इत्यस्य अर्थे क्व यूयम तीर्णाः, तुम कहाँ तैरे थे। तेर के अर्थ में तीर्णाः प्रयोग होता है। चक्र इत्यस्य अर्थे क्व यूयम कृतवन्तः, तुमने ये काम कहाँ किया था। कृतवन्तः प्रयोग हो रहा है। पेच इत्यस्य अर्थे क्व यूयम पक्ववन्तः, तुमने कहाँ पकाया था भोजन। ठीक है, एक ही प्रकार के प्रयोग दिखा दिए भाष्यकार ने, लेकिन उषिताः तीर्णाः ये तो तव प्रत्यांत है, और कृतवन्तः पक्ववन्तः ये तव तो प्रत्यांत शब्द दिखा दिए कि जो लिट लकार का प्रयोग है ना, उष तेरा आदि, उसके स्थान में ये त या तवतु प्रत्यांत शब्द लोक में प्रयुक्त होते हैं, उष तेरा आदि नहीं होते। तो इसलिए उष तेरा आदि का तो अप्रयोग या अप्रयुक्तत्व ही मानना चाहिए, ये जिज्ञासु ने कहा। प्रदीपः इतरो अन्यथा सिद्धताम आह। इतर व्यक्ति माने जो दूसरा व्यक्ति है जिज्ञासु या दूसरा जिज्ञासु ऐसा मान लीजिए, वो अन्यथा सिद्धताम आह, वो अपनी बात की अस्ति अप्रयुक्तः का खंडन कर दिया ना ऊपर समाधाता ने। अस्ति अप्रयुक्त इति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात कह करके समाधाता ने खंडन कर दिया था अस्ति अप्रयुक्तः का, उत्तर दे दिया ना, इति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात कह के। तो अब जिज्ञासु दूसरे प्रकार से अस्ति अप्रयुक्तः को फिर से स्थापित करना चाह रहा है। ठीक है, इतरो अन्यथा सिद्धतामाह, इतर व्यक्ति माने जिज्ञासु अपनी बात कही। जिज्ञासु की बात, मूल बात क्या है? अस्ति अप्रयुक्तः, उसको अन्यथा अर्थात दूसरे ढंग से सिद्ध करना चाहता है। अन्यथा सिद्धतामाह, दूसरा ढंग क्या अपनाया उसने? अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्, ये हेतु प्रस्तुत किया है ना, यही दूसरा ढंग है, दूसरा तरीका है। यतो अन्ये तेषां अर्थानां सन्ति वाचकाः, चूंकि अन्य शब्द उन अर्थों के वाचक हैं, ततो नैषाम् अनुमानम उपपद्यते, इसलिए इनका अनुमान उत्पन्न नहीं होता है। यद्यपि ऊष इत्यस्य उषिताः इति समानार्थो न भवति, कह रहे हैं कि यद्यपि ऊष इसका बिल्कुल समानार्थक शब्द नहीं है उषिता, क्योंकि ऊष तो बन रहा है या तो प्रथम पुरुष के एक वचन में या तो उत्तम पुरुष के एक वचन में, और उषिताः तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उषिता तो समान है तीनों, उसमें तीनों पुरुषों के संदर्भ में,
यद्यपि ऊषा इत्यस्य उषिताः इति समानार्थो न भवति परोक्षतादेर विशेषस्य अनवगमात्। और भी विशेष कह रहे हैं कि ऊष तो परोक्ष लिट सूत्र से बनेगा, है ना, लिट लकार में, तो वहां परोक्ष अर्थ भी आता है। और उषिता तो भूत सामान्य में बन रहा है, भूते अधिकार में तवतु का विधान होता है, तो परोक्ष रूप विशेष अर्थ तो नहीं गम्यमान हो रहा ना। तो ऊष और उषिता ये समान अर्थ वाले हैं नहीं, ठीक है। और प्रकृत प्रयोग में तो हम ये भी दिखा सकते हैं, क्वा यूयम उषिता कहा है, यूयम के साथ तो ऊष नहीं बनेगा कम से कम, है ना। तो इस दृष्टि से भी ऊष और उषिता समानार्थक नहीं है। तथापि तत्प्रत्यायनाय पदांतर सहित प्रयुज्यते, फिर भी वही अर्थ है ये दिखाने के लिए, परोक्ष रूप ही अर्थ है ये दिखाने के लिए पदांतर सहित, परोक्ष रूप अर्थ है, क्योंकि जो बोल रहा है क्वा यूयम उषिता उसने नहीं देखा ना, उसके लिए तो परोक्ष ही है ना जिस बात को वो पूछ रहा है कि आप लोग कल कहाँ रहे थे, तो इसका मतलब नहीं देखा उसने, तो परोक्ष ही भूत है उसके लिए, ठीक है। उद्योतः, लेकिन ऊष में तो केवल ऊष इस पद से ही परोक्षता का बोध हो जाता है ना, लेकिन इस प्रयोग में उषिता में तो केवल उषिता प्रयोग से परोक्षता का बोध नहीं होगा। क्व यूयम उषिता, ये जो अन्य शब्द भी साथ में वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनके सहयोग से, उनकी सन्निधि होने से परोक्षता का बोध हो रहा है। उद्योतः भाष्ये प्रयोगान्यत्वादिति प्रयुज्यते इति प्रयोगः शब्दः। प्रयोगान्यत्वात्, प्रयोग का अर्थ है शब्द। जिज्ञासु ने जो वार्तिक बोला है अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्, तो यहाँ पे प्रयोगान्यत्वात् में प्रयोग का शब्द, प्रयोग का पद का अर्थ क्या है? शब्द। प्रयुज्यते इति प्रयोगः, कर्म अर्थ में बनाया हुआ है ये प्रयोग शब्द, तो इस पद का अर्थ हो गया शब्द। अप्रयोगः शब्दान्यत्वात्, ऐसा समझ लीजिए उसको, ठीक है। प्रयोगान्यत्वात् को आप क्या कह सकते हैं? शब्दान्यत्वात्। अप्रयोगः शब्दान्यत्वात्। सोऽन्यो यस्य अर्थस्य अस्ति तत्त्वादित्यर्थः। सः शब्दः अन्यः यस्य अर्थस्य अस्ति, वह अन्य शब्द जिस अर्थ का है वैसा होने से, प्रयोगान्य होने से, ठीक है, शब्दान्य होने से, माने उसी अर्थ में दूसरा शब्द होने से। सर्वनाम्नः परनिपातः पूर्वनिपात प्रकरणानित्यत्वात्। अब ये प्रयोगान्यत्वात् इसी पद पे विचार कर रहे हैं कि प्रयोग का अर्थ तो आपने कर दिया शब्द, ठीक है, तो प्रयोगान्यत्वात् को हमने समझ लिया शब्दान्यत्वात्, ठीक। लेकिन कह रहे हैं कि अन्य ये एक सर्वनाम शब्द है, इस सर्वनाम शब्द का पूर्व निपात प्रकरण के अनुसार पूर्व में निपात होना चाहिए था, पहले प्रयोग होना चाहिए था सर्वनाम शब्द का, ठीक है। माने अन्य प्रयोगत्वात् या अन्य शब्दत्वात् ऐसा प्रयोग होना चाहिए था समास में, लेकिन आपने तो अन्य का बाद में निपात कर दिया और प्रयोग का पहले निपात कर दिया, माने प्रयोग कर दिया। तो ऐसा कैसे कर पाए आप? तो उसको कह रहे हैं कि ये जो पूर्व निपात प्रकरण है ना हमारा, वो अनित्य है, माने उसमें जो कार्य जैसे कहे हैं वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए कार्य का विपर्यस्त क्रम भी हो सकता है कार्यों का। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि सूत्र पर आपका वार्तिक है सर्वनाम संख्योर उपसंख्यानम, कि सर्वनाम शब्द और जो संख्या शब्द हैं उनका पूर्व प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। सर्वश्वेतः सर्वकृष्णः आदि उदाहरण दिए हुए हैं, द्विशुक्लः द्विकृष्णः, तो उसी उदाहरण की श्रेणी में ये भी आएगा ना, अन्य शब्द सर्वनाम है तो सर्वनाम संख्योर उपसंख्यानम, इस वार्तिक के अनुसार इसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया पूर्व निपात प्रकरण के अनित्य होने से। चलिए आगे, पदांतर सहित इति पदांतरम क्व यूयम, ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं कि क्व यूयम उषितः, यहाँ पे केवल उषितः इस प्रयोग से परोक्षता का बोध नहीं हो रहा, क्व यूयम ये जो अन्य पद साथ में पढ़े हुए हैं उससे पता चल रहा है कि परोक्ष भूत विषय है। तत्र क्व इत्यनेन साधन पारोक्ष्यम, क्व इसके द्वारा साधन का पारोक्ष्य पता चल रहा है, माने
किस अधिकरण में, किस स्थान में तुम रुके थे, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो अधिकरण साधन ही है, तो उसकी परोक्षता का पता चल रहा है। और निष्ठया भूतत्वम कर्तृत्वम च, और उषिताः शब्द में जो निष्ठा प्रत्यय का प्रयोग है उसके द्वारा भूतत्व का बोध हो रहा है और कर्तृत्व का बोध हो रहा है। यूयम इत्यनेन मध्यम पुरुष बोध्यम आभिमुख्यम बहुत्वम च, और यूयम इसके द्वारा मध्यम पुरुष बोध्य है और आभिमुख्यम बहुत्वम च, आभिमुख्य भी क्व यूयम सामने सामने हम बात कर रहे हैं ना, और बहुत्वम च चेतनत्वम व बहुत्वम च, या फिर ऐसा कहिए कि चेतनत्व भी पता चल रहा है क्योंकि बात कर रहे हैं तो सामने वाला चेतन है, और बहुत्व भी पता चल रहा है। वसेह साक्षात गत्यर्था कर्मक इत्यत्र निर्देशात् तरतेर गत्यर्थत्वात् कर्तरिक्तः। अब ये दिखा रहे हैं कि उषिताः में जो त प्रत्यय किया है वो कर्ता अर्थ में कर लिया है, और इसी तरह से जो क्व यूयम तीर्णाः में भी जो त प्रत्यय किया है त्रिधातु से, वो भी कर्ता अर्थ में कर लिया है। तो कैसे कर लिया? क्योंकि सामान्य रूप से तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः कहा है, कर्म भाव में त प्रत्यय होना चाहिए, आपने कर्ता में कैसे कर लिया? तो कह रहे हैं कि वस्तो साक्षात गत्यर्था कर्मक श्लिश शींग स्थास वसजन रूह जीरेति भ्यश्च, गत्यर्था कर्मक श्लिश शींग स्थास वसजन रूह जीर्यति भ्यश्च। तो वस तो वहां साक्षात पढ़ी हुई है तो इसलिए हो जाएगा त प्रत्यय, पढ़ी हुई है ना, वसजन रूह, ठीक है। और त्रि से कैसे कर लिया? तो कह रहे हैं कि त्रि धातु गत्यर्थक है, और गत्यर्थक भी तो इसमें पढ़ी हुई है, गत्यर्थक गति अर्थ वाली सारी धातुओं से त प्रत्यय हो सकता है कर्ता अर्थ में, तो त्रि भी गत्यर्थक धातु है इसलिए उससे भी कर्ता अर्थ में त हो गया। अब आगे, ननु आख्याते क्रिया विशेष्यको बोधः अत्र कर्तृ विशेष्यकः कथम इति कथम लिडंत समानार्थत्वम। अब जिज्ञासु यदि कहे कि आख्याते क्रिया विशेष्यको बोधः, कि जब हम आख्यात का प्रयोग करते हैं ना, माने तिङन्त शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्रिया विशेष्यको बोधः, वहां पे जो वाक्यार्थ होता है उसमें क्रियार्थ की प्रधानता होती है। क्रिया विशेष्यको बोध, क्रिया है विशेष्य जिसमें, ऐसा बोध होता है वाक्यार्थ का। लेकिन अत्र कर्तृ विशेषकः क्व यूयम उषिताः या क्व यूयम तीर्णाः, यहाँ तो कर्तृ विशेषक बोध हो रहा है, तो फिर लिडंत के साथ समानार्थता इन शब्दों की कहाँ हुई? ठीक है, उषितः शब्द की या उषिताः शब्द की उष शब्द के साथ या तीर्णाः शब्द की तेरह शब्द के साथ समानार्थता कहाँ हुई? कोई ऐसा प्रश्न करे, इति चेत, ऐसा यदि कोई कहे तो न, ये ऐसा कहना ठीक नहीं है। विषयता विशेषानाद अनादरेण तथोक्तेः, विषयता विशेष का अनादर करके, माने उसको ध्यान में ना दे करके, जो आप बात कह रहे हैं कि उष बोलेंगे तो हम वहां पे फिर क्रियार्थ प्रधान बोध रहेगा, उषिता बोलेंगे तो कर्तृत्व प्रधान बोध रहेगा, इस बात की ओर ध्यान ना दे करके उनको समानार्थक दिखाया जा रहा है। न चाख्याते क्रिया विशेषक बोधे पक्ष्यति भवति अपाक्षित भवति इति भूवादि सूत्रस्थ भाष्य प्रयोग विरोधः अतीतानागत पाक कर्तृक सत्ताया वर्तमानत्वासंगतेरिति वाच्यम्। न चाख्याते क्रिया विशेषक बोधे, और आख्यात में माने तिङन्त प्रयोगों में क्रिया विशेषक बोध होने पर पक्ष्यति भवति अपाक्षित भवति। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पक्ष्यति ये तो लिट् लकार का प्रयोग है, भवति तो लट लकार का प्रयोग है, अपाक्षित तो लुंग लकार का प्रयोग है, और भवति तो लट लकार का प्रयोग है। तो इति भूवादि सूत्रस्थ भाष्य प्रयोग विरोधः। अगर आख्यात जो है वो क्रिया विशेषक क्रिया है विशेष्य, जिसमें ऐसा ही बोध उत्पन्न करने वाले यदि आख्यात होते हैं, तो फिर पक्ष्यति भवति अपाक्षित भवति आदि जो प्रयोग भाष्यकार ने भूवादि सूत्र पे दिखाए हैं उनसे तो विरोध होने लगेगा, क्योंकि फिर तो ये प्रयोग बन ही नहीं सकते पक्ष्यति भवति, क्योंकि दोनों, पक्ष्यति भी जो है वो क्रिया विशेषक बोध को कहेगा, भवति भी क्रिया विशेषक बोध को कहेगा, और क्रियाएं जो है वो अलग अलग काल की हो रही हैं, तो फिर पक्ष्यति भवति तो बन ही नहीं सकता किसी तरह से।
ठीक है। अपाक्षित भवति, इन दोनों के अर्थ की संगति तो किसी भी तरह से होगी ही नहीं, तो फिर ये प्रयोग ही नहीं ठीक होना चाहिए। तो यदि ऐसा कहोगे तो ये दोष नहीं है। क्यों? अतीत अनागत पाक कर्तृक सत्तायाः वर्तमानत्वासंगतेर इति वाच्यम। अतीत अनागत जो पाक कर्तृक सत्ता है, अतीत पाक कर्तृक सत्ता अपाक्षित और अनागत पाक कर्तृक सत्ता पक्षति, उस सत्ता का, कर्तृक सत्ता का वर्तमानत्व असंगते है। ये जिज्ञासु हेतु दे रहा है। वर्तमान, कोई कहे कि ये प्रयोग क्यों नहीं बन सकते, पक्षति भवति अपाक्षित भवति, जिज्ञासु, तो फिर जिज्ञासु अपने मत में समाधान दे रहा है कि पक्षति तो किसको कह रहा है, अतीत, पक्षति किसको कह रहा है, अनागत पाक कर्तृक सत्ता को कह रहा है। उस अनागत पाक कर्तृक सत्ता की वर्तमानत्व, उसकी वर्तमानता तो है ही नहीं, तो फिर आप पक्षति भवति कैसे बोल दोगे। और इसी तरह से अपाक्षित भवति बोल रहे हो तो अतीत पाक कर्तृक सत्ता का वर्तमानत्व तो है ही नहीं, तो फिर अपाक्षित भवति भी कैसे बोल दोगे। ऐसा यदि कहे कोई तो उसको कहते हैं इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वर्तमान सामीप्य तत्र लटः सत्वात्, कि ये पक्षति भवति अपाक्षित भवति में ना जो लट प्रयुक्त हो रहा है वो वर्तमान काल को कहने के लिए नहीं प्रयुक्त हो रहा, वर्तमान के समीप वाले भूतकाल को या वर्तमान के समीप वाले भविष्यत काल को ही कहने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। आपका सूत्र है ना, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, ठीक है। उस सूत्र के अनुसार वर्तमान के समीप जो भूतकाल है उसको कहने के लिए भी वर्तमान के तुल्य प्रत्यय हो जाते हैं, और वर्तमान के समीप जो भूतकाल है और चाहे भविष्यत काल है, उन दोनों को ही कहने के लिए वर्तमानवत प्रत्यय हो जाते हैं विकल्प से, ठीक है। तो वर्तमान के समीप वाला जो भूतकाल है उसको कहने के लिए लुंग आदि का प्रयोग तो हो ही सकता है, लट का भी हो सकता है। इसी प्रकार से वर्तमान के समीप जो भविष्यत काल है उसको कहने के लिए लिट का प्रयोग तो हो ही सकता है, लेकिन लट का भी हो सकता है। तो इसलिए पक्षति भवति अपाक्षित भवति नहीं बनेंगे, ये दोष नहीं है। तरति ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेधेन यजते इत्यादौ यत् कर्तिको यागस्तत्कर्तिकं तरणम इति बोधः। तरति ब्रह्म हत्याम यो अश्वमेधेन यजते इत्यादि प्रयोगों में जिस कर्ता वाला याग है उसी कर्ता वाला तरण है, ये बोध उत्पन्न होता है। अतएव ह्रस्वो नपुंसके इति सूत्रे रमते ब्राह्मण कुलम इति क्रिया प्रधानम इति भाष्योक्तम। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य में एक प्रयोग दिखाया है, रमते ब्राह्मण कुलम, और ये क्रिया प्रधान है, यहाँ पे बोध क्रिया प्रधान है, ये भाष्य में कहा है। तो इसका मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि क्रिया विशेषक बोध हो जाए, क्रिया विशेषक बोध हो जाएगा तो दो क्रियाओं का हम आपस में सांगत्य नहीं दिखा सकेंगे, उनका परस्पर संबद्धता नहीं दिखा सकेंगे, ऐसा दोष नहीं होता है। तो ये व्याख्याकार थोड़ा ज्यादा ही आगे चले गए, मूल पर वापस आइए। बात कितनी हो गई, जिज्ञासु ने अस्त्य प्रयुक्तः कहा था और समाधाता ने उसका समाधान कर दिया, अस्त्य प्रयुक्त इति चेत नार्थ्य शब्द प्रयोगात, ठीक है। उसका जिज्ञासु ने फिर से ये कहना चाहा कि नहीं, अप्रयोग ही इन शब्दों का न्याय है क्योंकि इनके अर्थ में अन्य शब्दों का लोक में प्रयोग हो रहा है। इसको आगे हम फिर अग्रिम कक्षा में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।